हेलो स्टूडेंट्स, प्रकाश का अपवर्तन। आज हमारा टॉपिक है अपवर्तन संबंधी प्रकाश के नियम। स्टूडेंट्स, जब हमने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा उस वक्त आपको बताया कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। पथ से प्रकाश किरण के विचलित होने संबंधी घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। आपको बताया अपवर्तन दो प्रकार से होता है। प्रकाश किरण या तो सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। अब बात करते हैं अपवर्तन संबंधी प्रकाश के नियमों की। दो नियम होते हैं अपवर्तन के। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट स्टूडेंट्स, ये अलग से भी आ सकता है, इसको स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये अपवर्तन की प्रकाश के अपवर्तन संबंधी नियम लिखिए तो दोनों नियम आपको लिखने पड़ते हैं, और स्नेल का नियम स्पेशली खाली स्नेल का नियम भी आ जाता है। तो स्नेल का नियम समझेंगे स्टूडेंट्स। क्या होता है स्नेल का नियम? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। स्नेल का नियम किन्हीं दो माध्यमों में निश्चित रंग एवं तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की जया। आप जानते होंगे जया यानी साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी हम कह सकते हैं, इसका मतलब अर्थात साइन आई बटे साइन आर नियतांक। यदि हम जो हमारा पहला माध्यम है उसको 1 से प्रदर्शित करें और जो हमारा दूसरा माध्यम है उसको 2 से प्रदर्शित करें, तब इस नियतांक को हम 1 और 2 से प्रदर्शित करते हैं। और इस 1 और 2 को पहले माध्यम के सापेक्ष मैं यहां पे लिख देता हूं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, साइन आई बटे साइन आर इक्वल्स टू 1 और 2। 1 और 2 फिर दोबारा से आपको बता रहा हूं, इसका मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे तो हमने नॉर्मली ये पहला माध्यम दूसरा माध्यम कहा है। मान लीजिए हम ये कहें कि जो हमारा पहला माध्यम है वो एयर है, हवा है। इसको हमने किससे प्रदर्शित किया, ए से। और जो प्रकाश किरण है वो हवा से किस में जा रही है, कांच में जा रही है। तो दूसरा माध्यम हो गया ग्लास, यानी ग्लास, कांच को हमने किससे प्रदर्शित किया, जी से। तो इस स्थिति में जो अपवर्तनांक होगा हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ए एन जी। अगर मान लीजिए दूसरा माध्यम ग्लास न होके वाटर हो, जल हो, प्रकाश जल में प्रवेश कर रहा है डब्ल्यू, तो उस कंडीशन में ये कितना हो जाएगा, ए एन डब्ल्यू। तो स्टूडेंट्स ए एन डब्ल्यू का मतलब होगा पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। थोड़ा सा और आगे स्टूडेंट्स में बताते हैं, आगे जाके भी हम लोग पढ़ेंगे। जब हम प्रकाश की प्रकृति एक टॉपिक होता है हमारा उसमें पढ़ते हैं, तो हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की घटना की व्याख्या की थी। तब उसने इस स्नेल के नियम को व्याख्यात किया था, वेरीफाई किया था। इसी में उसने आगे भी इस नियम को थोड़ा सा बढ़ा दिया था। तो स्नेल के अनुसार क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम बात करें एन यानी जो अपवर्तनांक है वो किसके बराबर हो जाता है, v1 बाई v2। v1
पहले माध्यम में प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग और डिवाइडेड बाय दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो ये भी एक संबंध आया, और ये संबंध किसने आप बताया था? हाइगेंस ने बताया था। यानी हम कह सकते हैं स्नेल ने बताया था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसको अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक एक सापेक्ष गुण है, यानी हमेशा वो किसी माध्यम के सापेक्ष लिया जाता है। इसलिए हमने क्या लिया, यहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है या यहाँ पे ANG लिया हुआ है। इसका मतलब है पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। बाद में हाइगेंस ने जब अपवर्तन की व्याख्या की तो उसने और आगे इसको बढ़ा दिया। उसने कहा जो अपवर्तनांक होता है वो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अगर हम यहीं पे थोड़ा सा इसको और आगे कहें, यहाँ पे हमने 2 माध्यमों की बात की, हम यहाँ पे कह रहे हैं यदि इन दोनों माध्यमों में से एक माध्यम निर्वात हो, क्या हो स्टूडेंट्स? माध्यम निर्वात हो। और आप जानते हैं वायु निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ होती है, मीटर पर सेकंड होती है। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। उस स्थिति में ये जो हमारा सूत्र है वो कितना बन जाता है? N = C/V। और इसको अगर हम भाषा में लिखना चाहें तो C का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। तो ये भी एक सूत्र बन जाता है N = कितना हो गया? C/V। तो 2 सूत्र यहाँ पे आ गए, N = V1/V2 या N = C/V। एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट, बोर्ड के एग्जाम में आता है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, आवृत्ति नहीं बदलती है। बाकी चाहे वो वेग हो, चाहे तरंगदैर्घ्य हो, चाहे प्रकाश की तीव्रता हो, सभी बदल जाते हैं। ध्यान रखेंगे प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन आ जाता है या MCQ में बहुविकल्पीय प्रश्न में भी आ जाता है। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि प्रकाश में अपवर्तन की घटना का क्या कारण है, यानी प्रकाश में अपवर्तन की घटना क्यों होती है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, इसका आंसर क्या होता है कि प्रकाश की विभिन्न माध्यमों में चाल भिन्न भिन्न होती है, या प्रकाश की विभिन्न माध्यमों में चाल का भिन्न भिन्न होना ही प्रकाश में अपवर्तन की घटना का कारक है।